हेलो स्टूडेंट, नौकरी पाठशाला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिर से जनरल साइंस का पीवाईक्यू लेके आया हूँ। ये पीवाईक्यू बेसिकली आपके जितने भी रेलवे के एग्जाम होने हैं, जैसे एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेई, आरआरबी जेई या टेक्नीशियन जो भी है, ओके। जितने भी और भी एग्जाम है, मैंने सब तो नहीं लिख पाया, तो जितने भी रेलवे एग्जाम होने हैं और जिसमें साइंस बेसिकली पूछे जाते हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट है ही। और ये मैं सीरीज जो लिया हूँ, ये आरआरबी जेई से लिया हूँ, ठीक है। मैं आज आपको लास्ट क्लास के जैसा ही फिजिक्स का ही क्वेश्चन कराने वाला हूँ। उसके बाद आज मैं फिर से फिजिक्स कर रहा हूँ। फिजिक्स का कंप्लीट हो जाने के बाद मैं केमिस्ट्री और बायो में आऊंगा, फिर उसका मैं वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करूंगा, ओके। तो फिर मैं आज आपके लिए मैं क्या लाया हूँ, फिजिक्स का ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। 30 क्वेश्चन फिर मैं आज लेके आया हूँ, जो 17 दिसंबर को जो पेपर हुए थे, उनका तीनों शिफ्ट का पेपर मैं आज लेके आया हूँ, ओके। तो ये पीवाई की सीरीज है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आज का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से आज भी आपके लिए सेम 30 क्वेश्चन के रहेंगे, ओके। कंटिन्यू बने रहिए। 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो आने वाले पॉइंट एग्जाम होने हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इलेक्ट्रिक पंखा है जिसका वोल्ट दिया हुआ है कितना, वी दे दिया है, जनरेटर से जुड़ा हुआ है, धारा कितना हुआ है 0.5 एम्पियर। तो पंखे द्वारा उपयोग की गई शक्ति पूछा हुआ है, तो शक्ति को क्या बोलते थे, पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता था, वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, यानी कि वोल्टेज गुना विद्युत धारा। दोनों का क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 220 गुना 0.5, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आएगा नीचे, 10 को 10 जीरो से कैंसिल हो जाएगा। तो 22 पंचे क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 का जीरो, हासिल एक, मतलब 10 एक 11, तो 110 वाट हो जाएगा। पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, देखिए। एक सोलेनोइड की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न निम्नलिखित में किसके समान होगा। आपको सोलेनोइड यानी कि परिनालिका के बारे में मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि परिनालिका होता क्या है। परिनालिका में बेसिकली एक बार मैं फिर से ब्रीफ करा दूं। परिनालिका क्या था, एक में चुंबक मेटल रड लेता था, मेटल रड सपोज कील है, इसमें क्या लपेट देता था, वायर लपेट देता था। वायर लपेटने के बाद इसको किससे कनेक्ट कर देता था, सर्किट बना देता था। सर्किट को किससे जोड़ देता था, बैटरी से। बैटरी क्या देगा, करंट देगा, और करंट पूरे सर्किट में क्या होगा, प्रवाहित होगा। क्यों प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि ये बंद लूप बना रहा है। बंद लूप बनाने से क्या होता है, करंट का फ्लो हो जाता है, यानी विद्युत धारा का प्रवाहित हो जाता है, ओके। प्रवाहित हो जाने से क्या होगा, अब इसमें देखिए ये क्या है, कंडक्टर। तो कंडक्टर है, पर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा लेगा। चुंबकीय क्षेत्र किसमें पैदा लेगा, कंडक्टर में, यानी कि वायर में। और इसके अंदर फिर क्या दे दिए हैं, आयरन रड, यानी कि मेटल। मेटल में क्या है, कील, धातु, लोहे की धातु है, जिसमें क्या और होगा, चुंबकीय क्षेत्र और पैदा लेगा। तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ क्या पैदा लेगा, चुंबकीय क्षेत्र, है ना। ज्यादा से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, परिनालिका का डिजाइन करते हैं, है ना। तो अब बोल रहा है परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो किसके समान होता है, यानी किसके जैसा होता है। अब मुझे बताओ, मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि चुंबकीय क्षेत्र जो पैदा लेता है वो भी किसके जैसा बिहेव करता है परिनालिका के अंदर, बार मैग्नेट के जैसा। बार मैग्नेट आपने देखा होगा, एक तरफ क्या होता है साउथ पोल, अनदर टाइप क्या, अनदर इंड में क्या होता है नॉर्थ पोल, यानी कि डाइपोलर नेचर का होता है। कौन चीज, मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है, द्विध्रुव होता है। एक क्या होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा क्या होता है दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो ध्रुव होते हैं किसमें, मैग्नेट में। तो उसमें क्या होता है, एक एक इंड से क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इंटर करता है, अनदर इंड में क्या होता है, एग्जिट करता है, बाहर निकलता है। ऐसा ही होता है ना। अब बोल रहा है इसके, यानी कि
इसमें क्या होता है, तो मैं आपको दिख नहीं रहा था, दिखा दूं कि ऐसे सोलोनॉइड के अंदर क्या होता है। ये एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि सोलोनॉइड के अंदर अक्ष के यानी कि इसके अक्ष के क्या होता है, समांतर होता है ना, वो बताया था। तो अब ये पूछा नहीं है ये किसके समान होता है, तो बार मैग्नेट के जैसा होता है। तो सोलोनॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र किसके जैसा होता है, बार मैग्नेट के जैसा होता है। ये लास्ट क्लास का ही क्वेश्चन है, उसी का थोड़ा सा आपको यूज कर लिया कंसेप्ट। ओके, तो आपको कभी भी वो पूछे परिणालिका से क्वेश्चन, परिणालिका में कि परिणालिका में चुंबकीय क्षेत्र किसके जैसा बनता है, तो बार मैग्नेट के जैसा, है ना। ओके, आई होप क्लियर होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है लाइट बल्ब और पंखे की तुलना में गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरण की को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। अब मुझे बताओ, बल्ब और पंखे में कम पावर रेटिंग रहता है। पावर रेटिंग आप जैसे कोई भी उपकरण खरीदने जाते हो मार्केट में, आप क्या पूछते हो, कितने वाट का ये पंखा है, कितने वाट का ये बल्ब है ना। उसी प्रकार गीजर और एयर कंडीशनर यानी एसी, इसमें क्या होता है, ज्यादा पावर का रिक्वायरमेंट रहता है, ज्यादा पावर का नीड रहता है। अब गीजर और एयर कंडीशनर ये दो उपकरण से काफी पावर ज्यादा चाहिए, किसको, गीजर को और एयर कंडीशनर को, है ना। इसका पावर रेटिंग क्या होता है, ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में, बल्ब और पंखे के। अब मुझे बताओ, हमारे घरों में वोल्टेज का सप्लाई जो होता है वो फिक्स होता है, 220 वोल्ट से 240 वोल्ट तक हो सकता है। तो हमारे घरों में बेसिकली 220 ही होता है। उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है 50 हर्ज का होता है। कितना हर्ज का, इन इंडिया में 50 हर्ज होता है, आउटसाइड में अदर कंट्री में 60 हर्ज होता है। ओके, तो हमारे इंडिया में 50 हर्ज होता है। वोल्टेज बेसिकली हम लोग 220 ही रखते हैं घरों में। अब मुझे बताओ, वोल्टेज फिक्स है, हमारे घरों में वोल्टेज फिक्स आ रहा है। पावर रेटिंग डिफरेंट डिफरेंट होने के कारण पावर क्या होता है पहले बता दूं, वोल्टेज और करंट का क्या होता है, गुणांक होता है। अब मैं एक चीज को फिक्स कर दिया, ठीक, एक चीज को फिक्स कर दिया, तो अब ये करंट डिफरेंट डिफरेंट होगा तो पावर रेटिंग में क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट। अब पावर किस पे डिपेंड होने लगा, करंट पे। तो करंट को हम लोग जैसे इस बल्ब को कम करंट की जरूरत होगी, क्योंकि वोल्टेज तो फिक्स है, वोल्टेज और करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर आ जाएगा। तो मुझे क्या क्या करना होगा, गीजर और एयर कंडीशनर के लिए क्या ज्यादा देना होगा, करंट एंड विद्युत धारा ज्यादा देना होगा। तो विद्युत धारा ज्यादा दे कैसे सकते हैं, ऐसे तो कोई उपकरण नहीं है। तो उसके लिए सर्किट में क्या होता है, वायर का डिजाइन अलग अलग होता है। इसका जो डिजाइन होता है, ये दो पंखे और बल्ब का 5 एम्पियर वायर लगाते हैं, 5 एम्पियर का उपकरण का वायर लगाते हैं। और गीजर और एयर कंडीशनर के केस में 15 एम्पियर का उपकरण का करंट लगाते हैं। तो अब देखिए, करंट इसमें 5 आएगा, तो 5 से गुणांक होगा वोल्टेज का, तो पावर क्या आएगा, एज कंपेयर टू दिस एंड 15 एम्पियर से क्या होगा, कम ही होगा। तो इसीलिए गीजर और एयर कंडीशनर का क्या होता है, पावर रेटिंग क्या होता है, हाई होता है। आपने देखा होगा, आपने बोला होगा कि 2000 वाट का है ये, और बल्ब क्या है 100 वाट का, 10 वाट का, 0 वाट का, ऐसा सुना होगा आपने, है ना। तो गीजर और एयर कंडीशनर का पावर रेटिंग क्या होता है, हाई होता है, ज्यादा होता है, किसके कंपेयर में, किसके तुलना में, बल्ब और पंखे के तुलना में। तो करंट को हाई करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका वायर का वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। वायर में यूज जो करेंगे उसमें परिपथ में, उसमें 5 एम्पियर का वायर यूज करेंगे, किसके केस में, बल्ब और पंखे के केस में। और गीजर और एयर कंडीशनर के केस में कितना एम्पियर का करंट वाला वायर यूज करेंगे, 15 एम्पियर का। क्लियर है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप पढ़िए, लाइट बल्ब और पंखे की तुलना में गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरण को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। तो निम्नलिखित की क्या आवश्यकता होगी, अब मुझे बताओ, वोल्टेज तो फिक्स हो गया, तो लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज का कोई बात ही नहीं होगा। अब बताओ, है ना, वोल्टेज तो मैंने फिक्स कर दिया हो, क्योंकि घरों में आ रहे सप्लाई क्या होता है, 220 वोल्ट ही होता है, तो उसमें कम और ज्यादा का बात ही नहीं हो रहा, वो तो फिक्स है। अब हाँ, हो सकता है कम शक्ति और अधिक शक्ति। तो कम शक्ति देखिए, अच्छा, गीजर और एयर कंडीशनर जैसे उपकरणों को निम्नलिखित की आवश्यकता था, हाँ, इसके कंपेयर में इसको क्या चाहिए, ज्यादा पावर चाहिए, है ना। क्यों, क्योंकि ज्यादा करंट चाहिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पावर रेटिंग ज्यादा हो जाएगा, तो अधिक शक्ति की जरूरत पड़ेगी, किसको, गीजर और एयर कंडीशनर को, है ना। गीजर और एयर कंडीशनर को क्या चाहिए,
ज्यादा शक्ति यानी हायर पावर की रिक्वायरमेंट चाहिए, किसके कंपेयर में, बल्ब और पंखे के कंपेयर में, है ना। आपको क्लियर होगा आप। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के अपर्चर और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का वर्णन करता है। अब मैं बता दूं आपको, सपोज जैसे मैं एक लेंस बना लिया, ये लेंस सपोज कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, इसको इंग्लिश में कॉनकेव लेंस बोलते हैं, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब कॉन्वेक्स लेंस में देखिए, मैं एक इस वाले सरफेस, इसमें दो कर्व सरफेस दिख रहा होगा आपको, ये एक कर्व सरफेस है, ये सेकंड कर्व सरफेस है। फर्स्ट वाले कर्व सरफेस को मैं ड्रॉ करूं, ये किसका ऐसा पार्ट हो सकता है, ये वाले सर्कल का एक क्या है, पार्ट है, ये सेक्शन, फर्स्ट वाला सेक्शन, है ना। अब आप ये फर्स्ट वाले सेक्शन को ये 3D यानी कि स्पेयर के जैसा कंसीडर करो, स्पेयर बोले तो 3D में जो होता है, ठीक है, तो 3D में इसको कंसीडर करो, इसका एक सेंटर होगा, ये फर्स्ट वाले कर्व का जो स्फीयर है इसका एक सेंटर होगा, और ये सपोज इसके ऊपर क्या रख दिया, ये सपोज एक प्रकार का बॉल है, ठीक है, ये क्या है, अब मान लो बॉल है ये लेंस को क्या मान रहे हैं, लेंस को क्या मान रहे हैं अभी, लेंस को बॉल मान रहे हैं यानी गेंद, ठीक है। अब गेंद के ऊपर में एक कॉइन रख दे रहे हैं, क्या, सिक्का, आपने बॉल देखा होगा, बॉल के ऊपर एक सिक्का रख दिया, तो सिक्का को क्या मान सकते हैं, अपर्चर, ये क्या है, कॉइन एक अपर्चर के जैसा बिहेव कर रहा है यहाँ, और लेंस बॉल के जैसा बिहेव कर रहा है, तो बॉल के ऊपर एक सिक्का रख दिया, तो अब बॉल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, इसके लेंथ से, अपर्चर के लेंथ से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, है ना, यानी कॉइन के जो अपर्चर यानी अपर्चर के लेंथ से क्या होगा, अपर्चर से ज्यादा ही होगा, आप ऐसे समझिए। आप एक मैंने बल्ब ले लिया, बॉल ले लिया, गेंद आपने देखा होगा 3D में बॉल होता है, उसके ऊपर में एक कॉइन रख दिया, अब बॉल और कॉइन में देखिए क्या हो रहा है, बॉल का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर होगा, फिक्स सेंटर होगा, सेंटर से उसके एंड तक यानी कर्व सरफेस तक क्या का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, वो रेडियस और ये कॉइन का जो लेंथ है उससे क्या होगा, ज्यादा ही होगा। आपको इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पतले लेंस के संदर्भ में लेंस के अपर्चर और उसकी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो छिद्र यानी द अपर्चर को क्या बोल रहे हैं, ये छिद्र बोल रहे हैं, तो द अपर्चर इज मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो ये देखिए छिद्र वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा है, हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर से अपर्चर क्या है, बहुत छोटा है, इससे कंक्लूजन निकाले, छिद्र वक्रता त्रिज्या के बराबर है, जो छिद्र है वक्रता त्रिज्या के कहाँ बराबर है, नहीं है। थर्ड, छिद्र वक्रता त्रिज्या से बहुत बड़ा है, छिद्र बहुत बड़ा होगा, नहीं, अपर्चर नहीं है, छिद्र वक्रता त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है, द अपर्चर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, नहीं, डिपेंड करता है, यहाँ बोल रहा है नहीं करता है, नहीं, डिपेंड करता है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मेरा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, द अपर्चर इज मच स्मॉलर देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। लेंस को क्या मान लिया मैंने, बॉल, और सिक्के को क्या मान लिया, अपर्चर, तो बॉल का रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके कंपेयर में सिक्के के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा ही होगा। आई होप क्लियर होगा। अब बोल रहा है, अब ये खतरे के संकेत आमतौर पर लाल रंग के क्यों होते हैं, खतरा का संकेत आमतौर पर लाल रंग क्यों दिया जाता है, क्योंकि लाल रंग जो होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी कि देखिए होता क्या है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म से क्या करेंगे, लाइट रे यानी प्रकाश की किरण को
पास करेंगे। अब ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है प्रिज्म का, ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है प्रिज्म का, ये फर्स्ट वाला कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये सेकंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो दोनों से क्या होगा, लाइट रे रिफ्लेक्ट होगा। अब इसका ये नॉर्मल होगा। अब बताओ लाइट रे, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, फिर ये मीडियम 1 है, इधर मीडियम 1 से मीडियम 2, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है, लाइट नॉर्मल की ओर मुड़ता है, तो नॉर्मल की ओर मुड़ा देंगे। अब देखिए इसका भी एक नॉर्मल होगा इस वाले सरफेस पर, इसमें नॉर्मल देखिए। अब ये देखिए कहाँ सघन माध्यम से कहाँ जा रहा है लाइट रे, विरल माध्यम में, तो नॉर्मल से क्या होता है, दूर जाता है। अब मैं आपको यहाँ समझाऊं तो सघन माध्यम से विरल, सघन से कहाँ जाता है, विरल में, तो नॉर्मल से क्या दूर जाती है। तो ये देखिए यहाँ पे स्प्लिट करता हूं मैं 7 रेज, यानी कि स्पेक्ट्रम जो होता है इंद्रधनुष में जो 7 कलर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7, तो सबसे कम बैंड किसका होता है, रेड का होता है, और सबसे ज्यादा बैंड किसका होता है, वॉयलेट का, है ना। यानी सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है, वॉयलेट का, और सबसे कम झुकाव किसका होता है, रेड का। अब इसका प्रकीर्णन का एक फॉर्मूला आता है, आई जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा पे पावर 4। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, यानी तरंग दैर्ध्य, ठीक है। अब मुझे बताओ जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा उसका क्या होगा, फैलाव क्या होगा, यानी इसका देखिए उल्टा रिलेशन में है, और उल्टा में भी पावर है। ये सपोज रेड का ज्यादा होता है क्या, वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा हाई होता है इसका रेड कलर का, और लैम्डा सबसे कम किसका होता है, वॉयलेट का, लो होता है किसका, वॉयलेट का, और सबसे हाई रेड का। तो अब रेड में यहाँ हाई है तो उसका बैंडिंग क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ये इसका क्या है, इनवर्स रिलेशन है, यानी उल्टा रिलेशन है, और ऊपर से पावर 4 है, ये जो ज्यादा होगा ऊपर से 1 से डिवाइड करेंगे तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मुझे बताओ, और कम होने के कारण, बैंडिंग कम होने के कारण इसमें क्या होता है, हम लोग उसको ज्यादा अच्छे से विजिबल यानी देख पाते हैं, इसलिए दूर से ही रेड को देख लेते हैं इजीली, इसलिए हम लोग डेंजर का साइन में क्या यूज करते हैं, रेड का साइन यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही फार डिस्टेंस यानी दूर के दूरियों से ही क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। क्यों देख पाते हैं इजीली, क्योंकि इसका बैंडिंग क्या होता है, बहुत ही कम होता है, किसके कंपेयर में, और सब कलर के कंपेयर में, है ना। और सब कलर के कंपेयर में क्या होता है, बैंडिंग कम होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से इसको देख लेते हैं, इसलिए हम लोग जनरली डेंजर का साइन में इसको यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार देख ले, इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग। लाल रंग देखने में आकर्षक होता है, आकर्षक रहने से नहीं देंगे हम, इसके खतरे के संकेत के लिए आकर्षण होना जरूरी नहीं है। लाल लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होती है और यह सबसे कम बिखरता है। हाँ, इसका तरंगदैर्घ्य लैम्डा बहुत ज्यादा होता है और ये बिखरता क्या है, कम है, सबसे कम, यानी कि इसका बेंडिंग होता है, इसलिए यह दूर से भी क्या होता है, दिखाई देता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड। आई होप आपको क्लियर होगा। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि किसी छवि का निर्माण +1 आवर्धन वाले गोलाकार दर्पण द्वारा किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अब मुझे बताओ, पहले आवर्धन क्या दे दिया है, मैग्निफिकेशन को इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं आवर्धन, तो इसको प्लस दे दिया है। अब आपको पता होगा किसके केस में आवर्धन पूछ रहा है, दर्पण के केस में। तो दर्पण के केस में आवर्धन जो होता है वो होता है -v/u, यानी कि इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी कि प्रतिबिंब दूरी बटे वस्तु दूरी, और क्या होता है, प्रतिबिंब का ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऑब्जेक्ट का हाइट, यानी जो वस्तु है उसका हाइट नीचे और प्रतिबिंब जो बनता है उसका हाइट क्या होता है, ऊपर होता है। ये क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है, मैग्निफिकेशन फैक्टर बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्धन। ये माइनस साइन होता है किसके केस में, मिरर के केस में, लेंस के केस में प्लस होता है। अब मुझे बताओ यहाँ में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ, तो ये दोनों का रेशियो सेम होगा
कैंसिल होके क्या हो जाएगा, 1 होगा, तभी क्या हो सकता है, आवर्धन 1 हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसी केस में क्या हो सकता है, दोनों कट के कैंसिल होकर क्या बच सकता है, 1 हो सकता है। और 1 भी नहीं, मुझे क्या चाहिए, +1। तो आप देखिए पहले एक मैं प्लेन मिरर ले लूं। प्लेन मिरर में जैसे एक ऑब्जेक्ट मैं यहाँ रखूं, मिरर से 10 सेंटीमीटर के दूर पे, आपको पता होगा कि 10 सेंटीमीटर प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो इसका इमेज भी कहाँ बनेगा, 10 सेंटीमीटर, मिरर से 10 सेंटीमीटर दूर पे इसका इमेज बनेगा। ठीक है, ये रियल है ऑब्जेक्ट, इसका क्या बन रहा है, इमेज वर्चुअल यानी कि आभासी बन रहा है। ठीक है, और जैसे इसका हाइट, जैसे देखिए इसका हाइट 5 सेंटीमीटर है, इसका भी हाइट क्या बनेगा, 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ एक चीज, आपको साइन कन्वेंशन पता होगा कि मिरर से जितना भी दूरी बाएं लेते हैं, यानी कि ये मिरर है, इससे लेफ्ट साइड में लेंगे तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव लेते हैं। तो मुझे u किस में लिख सकते हैं, -10 सेंटीमीटर। अब देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, 10 सेंटीमीटर में, तो v क्या हो जाएगा, राइट साइड है तो प्लस हो जाएगा, 10 होगा। अब देखिए इसको रखते हैं इसमें, देखिए हो पा रहा है कि नहीं, देखिए -v क्या है, +10 लिया हूं, और यहाँ पे u क्या है, -10, तो माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा, 10 कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 होगा। अब मुझे बताओ इस अप्रोच को लगाते हुए अब ऑप्शन को हिट करूंगा। ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, प्रतिबिंब वास्तविक है, तो मैंने तो यहाँ प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक हो ही नहीं सकता है ना। क्यों, क्योंकि देखिए मुझे कब तक प्लस मिलेगा, जब तक किसी ऑब्जेक्ट का क्या होगा, सीधा इमेज नहीं बनेगा, तब तक आवर्धन क्या नहीं हो सकता, +1 नहीं हो सकता। उल्टा बनेगा तो हमेशा क्या होता है, आवर्धन माइनस में होता है। तो इसलिए हमको आवर्धन क्या चाहिए, प्लस में। तो आवर्धन प्लस में होने के लिए क्या, मुझे हमेशा ऐसा पोजीशन चुनना है जहां पे क्या हो, सीधा इमेज फॉर्म हो, और सीधा तो सीधा, दोनों का वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों भी क्या हो, समान हो, है ना। वैसा पोजीशन चुनेंगे तब जाके क्या होगा, मेरा आवर्धन 1 होगा। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, तो प्रतिबिंब वास्तविक है और वस्तु के आकार के बराबर है, प्रतिबिंब वास्तविक है और वस्तु के आकार के बराबर है। द इमेज इज रियल, नहीं इमेज तो रियल नहीं है, रियल होगा तो नहीं होगा। तो रियल वाला ऑप्शन जो है उसको एलिमिनेट करते हैं, ये और ये कैंसिल हो गया। अब वर्चुअल वाला देखते हैं। हाँ वर्चुअल है एंड हाफ ऑफ द साइज, नहीं वर्चुअल होना चाहिए यानी आभासी होना चाहिए और वस्तु के आकार के बराबर होना चाहिए। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड वाला राइट हो जाएगा, है ना। तो इस वाले क्वेश्चन का क्या है, आवर्धन 1+1 प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा, इमेज आभासी होगा यानी प्रतिबिंब आभासी होगा, और प्रतिबिंब जो बनेगा उसका हाइट और वस्तु का हाइट दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तब जाके क्या हो सकता है, आवर्धन +1 हो सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, कारकों को कौन सा संयोजन किसी चालक के लिए सबसे कम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, which combination of the factor would result in the lowest resistance for the conductor। अब देख लेते हैं, तो क्या क्या ऑप्शन दे दिया, शॉर्ट लेंथ, अच्छा छोटी लंबाई वाले। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए क्या बोल रहा है, छोटी लेंथ, तो मैं इसका मान लेता हूं ये लेंथ क्या है, स्मॉल एल, और इसका एरिया है छोटा, यानी कि अनुप्रस्थ का काट का क्षेत्रफल भी क्या है, छोटा है, तो मैं ये मान लिया। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है छोटी लंबाई बोले तो स्मॉल एल, और बड़ा अनुप्रस्थ एरिया दे दिया बड़ा, तो कैपिटल ए मान लिया। लॉन्ग लेंथ मतलब लंबी में कर लूँ थोड़ा कंडक्टर को, कैपिटल एल ले लिया, और इसका काट का क्षेत्रफल क्या है, छोटा है, स्मॉल है। अब बोल रहा है लॉन्ग लेंथ एंड लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, लॉन्ग लेंथ क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या, लार्ज। ठीक है, अब ये ऑप्शन फर्स्ट का अकॉर्डिंग में कंडक्टर ड्रॉ किया, सेकंड के अकॉर्डिंग, थर्ड के अकॉर्डिंग, ये फोर्थ के अकॉर्डिंग।
अब इसका आंसर देने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि प्रतिरोध किसके किस पे डिपेंड करता है। तो प्रतिरोध बराबर एक फॉर्मूला मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में, आर बराबर होता है रो एल बाई ए होता है। रो क्या होता था? रेसिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, और ये लंबाई किसका? कंडक्टर का यानी वायर का, और ये क्या होता था? उस कंडक्टर का सेक्शन वाला एरिया होता था। एरिया बोले तो क्षेत्रफल। अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा होना चाहिए, मुझे क्या चाहिए? अब मुझे उत्पन्न करेगा, कम प्रतिरोध उत्पन्न करेगा, तो मुझे आर क्या चाहिए? कम चाहिए। इस ऑप्शन को देखते हैं, एल स्मॉल है, एल स्मॉल है, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन होता है? आर रो एल बाई ए। अब बोल रहा है एल स्मॉल होगा तो आर भी क्या होगा? स्मॉल होगा, और एरिया स्मॉल होगा, एरिया स्मॉल होगा, ये स्मॉल होगा तो ये क्या होगा? ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा है ना, इनवर्स रिलेशन में है। इनवर्स रिलेशन में इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है। एल कम हुआ चलेगा, एल कम होगा तो चलेगा, एल कम होने से आर भी कम हो जाएगा, ठीक है। एल कम होगा तो चलेगा, किंतु एरिया कम हो जाने से नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि एरिया कम हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो मुझे ओवरऑल ऑप्शन में चाहिए क्या? कम प्रतिरोध। तो कम प्रतिरोध तो नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा। शॉर्ट लेंथ, हाँ शॉर्ट लेंथ होगा तो चलेगा, जितना छोटा होगा ये भी छोटा होगा। और एरिया क्या होगा? एंड लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया, हाँ ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? कम होगा। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। तो मेरा ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। अब थर्ड देखते हैं, लेंथ हो जाएगा, लंबाई ज्यादा हो जाएगा, तो एल ज्यादा होगा, आर भी क्या हो जाएगा? ज्यादा। ये नहीं होगा। ये कम होगा तो ये कम होगा, हाँ ये चलेगा, बट ओवरऑल ये नहीं चल रहा है। लॉन्ग लेंथ, लॉन्ग नहीं चलेगा। और लार्ज एरिया चलेगा, किंतु ये तो चलेगा, किंतु ये नहीं चल रहा है, सॉरी ये चलेगा, ओवरऑल नहीं चल रहा है। तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये हो जाएगा करेक्ट। तो समझ में आ रहा है आपको? आपको बेसिकली ये क्वेश्चन आपको करना था, ये आर बराबर जो होता है रो एल बाई ए, जिसका लेंथ क्या होना चाहिए? कम। क्यों? ये कम होगा तो ये भी कम होगा, और ये क्या, सॉरी ये ज्यादा होगा तो ये क्या होगा? ज्यादा, और ये कम होगा तो ये क्या हो जाएगा? कम। तो मुझे कम पूछा था आंसर में, कम आंसर कम वाला देना है, तो ये लेंथ को क्या रखना होगा? कम, और एरिया को क्या रखना होगा? ज्यादा। क्यों ज्यादा रखेंगे? ये ज्यादा रखेंगे तो ये ओवरऑल क्या आएगा? कम आएगा। तो ऐसा रेशियो करने से क्या होगा? मेरा ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर 8, एक उत्तल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसकी फोकस दूरी क्या है? 8 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। अब क्या क्या दिया हुआ है देखिए, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। उत्तल दर्पण ले लेता हूं मुझे, सपोज ये अवतल ले रहा था, सॉरी अवतल ले रहा था, उत्तल लेना मुझे। उत्तल में क्या होगा? ऐसा होगा, है ना, जिसका इंटरनल सरफेस क्या होगा? कलई क्या होगा? अब मुझे तो ये दर्पण की बैक पार्ट है, दर्पण के पीछे वाला भाग, ये फ्रंट पार्ट है, सामने वाला पार्ट। अब मुझे बताओ फ्रंट पार्ट में ऑब्जेक्ट को रखने पे इमेज बनेगा या बैक पार्ट पे? बैक पार्ट में आईना का पीछे जाके अपना इमेज देख पाऊंगा क्या? नहीं। तो आईना का क्या रखना होगा? सामने, तब जाके क्या देख पाऊंगा? मैं अपना इमेज देख पाऊंगा, यानी कि प्रतिबिंब देख पाऊंगा। तो ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रख रहा हूँ? 12 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो 12 सेंटीमीटर दूरी इधर लूंगा या इधर लूंगा? तो मिरर के सामने लूंगा। मिरर के सामने वाला पार्ट ये वाला सरफेस, तो यहाँ से 12 सेंटीमीटर दूर पे क्या है? कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब बोल रहा है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई जिसकी फोकस दूरी, अब फोकस दूरी क्या होगा? अब ये वाला सरफेस का कर्व देखिए इधर है, तो इसका बाकी पार्ट इधर आएगा, ऐसे प्रकार से इसका क्या फॉर्म होगा? सर्किल फॉर्म होगा। तो इसका फोकस भी किधर आएगा? इधर आएगा। तो फोकस दूरी कितना है दिया हुआ? 8 सेंटीमीटर, है ना।
तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात करने पूछ रहा है, तो यानी कि v का वैल्यू ज्ञात करने पूछ रहा है आपसे। तो आपको क्या क्या दिया हुआ देखिए, आपको एक चीज मैं क्लियर कर दूं, साइन कन्वेंशन क्या क्या होता है। तो साइन कन्वेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग पढ़े होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता था, यहाँ एक पोल को मैं ओरिजिन मान लूं, इससे ऊपर जितना भी दूरी प्लस इससे राइट वाला दूरी प्लस इससे लेफ्ट वाला दूरी माइनस इससे नीचे वाला दूरी माइनस, ऐसा ही लेता था। ओके, अब मैं देखो ऑब्जेक्ट किधर है, लेफ्ट साइड, तो यू क्या हो जाएगा मेरा -12 सेंटीमीटर। वी क्या हो जाएगा, वी तो कैलकुलेट करना है। और एफ देखिए किधर है, राइट साइड, राइट साइड में क्या दूरी लेते हैं, प्लस लेंगे, प्लस 8 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ मिरर फॉर्मूला यानी दर्पण सूत्र आपको पता होगा, क्या होता है 1/f = 1/u प्लस 1/v, ये दर्पण सूत्र था। 1/f = 1/u प्लस 1/v। ओके, अब इसको मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मूले में रख दूंगा। तो देखिए मैं कैसे रखता हूं, देखिए ठीक है रखता हूं। 1/f के जगह में 1/f का वैल्यू रखूंगा 8 + 8, 1/u क्या है 1/-12, और v निकालना है, इसको निकालना है। तो 1/v ऐसा लिख सकता हूँ, ये वाला नेगेटिव है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, 1/8 प्लस 1/12, इसको सॉल्व करूंगा तो 1/v, इसका एलसीएम लूंगा, 8 और 12 का एलसीएम लूंगा तो 2 से चला जाएगा दोनों नंबर, तो 4 6 3 2 3 6 12 24, ये कितने टाइम्स में आएगा 3 और ये 2, तो v बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 24/5, वो भी v किस में आ रहा है पॉजिटिव में, प्लस 24/5 को क्या लिख सकते हैं, देखें डिवाइड करते हैं 5 डिवाइड बाय 24, 4 4 4.8 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओके, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जब कई प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तो संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। अब मतलब बताओ क्या दे दिया है, सेवरल रेसिस्टेंस ज्वाइंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको बताया था, क्या बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है जितना भी रेसिस्टेंस दिया हुआ रहता है उसको क्या जोड़ देते हैं, सारे को जोड़ देते हैं Rn तक, और पैरेलल में क्या होता था 1/R इक्विवेलेंट यानी समतुल्य बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, जितना भी रहेगा वैसे 1/Rn, ऐसा करते थे, है ना। इसको रफ कर दे दो, तो मुझे इसका काम है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का। तो व्यक्तिगत प्रतिरोध के योग से अधिक, ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टर, when several resistors are joined in series the equivalent resistance of the combination। तो इक्विवेलेंट क्या होगा, अब मुझे बताओ कोई इंडिविजुअल से किसी के पास 10 है, फिर किसी के पास 10 है, फिर 10 है, तीनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 30, और इंडिविजुअल के पास क्या है 10, तो सारा कॉम्बिनेशन में क्या होगा ज्यादा होगा किसी एक के प्रति, किसी एक से ज्यादा होगा, सारे को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा किसी एक से तो ज्यादा ही होगा, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। हाँ, फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं, मुझे करेक्ट आंसर निकालना था तो मैं एक ही ऑप्शन को रीड करके आंसर करेक्ट करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा। क्लियर है। तो सपोज मैंने क्या लिया, आर सीरीज में आपका क्या होता है, सीरीज मतलब यानी कि प्रतिरोध का श्रृंखला में जोड़ा जाता है, जब संयोजन में समतुल्य संयोजन में जोड़ा जाता है तो R1 R2 R3 जितने भी रेसिस्टेंस दिए रहते हैं उसको जोड़ देते हैं, है ना। तो जितने भी इंडिविजुअल रेसिस्टेंस होगा उससे तो क्या होगा, उससे क्या होगा ज्यादा ही होगा, किसके केस में
इक्विवेलेंट के केस में, इक्विवेलेंट में ज्यादा होगा यानी सबका ज्यादा होगा, किसके कंपेयर में, इंडिविजुअल के कंपेयर में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंसर हो जाएगा। 10 बोल रहा है इनमें से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुणधर्म नहीं है। तो पढ़ते हैं ऑप्शन। चुंबकीय, वे चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर गति करते हैं, यानी कि दे ट्रेवल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट ऐसा होता है, बोल रहा साउथ टू नॉर्थ ट्रेवल करते हैं। तो साउथ में क्या होता था, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस इंटर करता था और नॉर्थ से एग्जिट करता था, है ना। इधर से इंटर कर रहा है, इधर से एग्जिट करेगा, तो सही बोल रहा है ना। मुझे आंसर नहीं में देना है, ध्यान रखना है, आंसर किस में देना, नहीं में। तो मेरा फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट है। तो ऑप्शन यानी कि पूछ रहा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। तो ये सही है बट मुझे गलत आंसर, यानी कि इनमें से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुणधर्म नहीं है। ये सही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का गुणधर्म में आता है बट नहीं पूछ रखा है। तो ये तो आता है, तो ये ऑप्शन आंसर नहीं होगा मेरा। तो ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। हाँ, ये जो लूप जो बनता है ये एक दूसरे को कट भी नहीं करते हैं, तो ये भी सही है बट आंसर नहीं है। ये निरंतर बंद लूप में होता है, हाँ ये क्लोज लूप में होता है, ये भी सही है बट आंसर नहीं है। ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, नहीं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित कैसे करेंगे। अब मुझे बताओ, साउथ को हम मान लेते हैं एक पॉजिटिव पोल के जैसा, एक नेगेटिव। डाइपोलर मतलब क्या होता है, डाइपोलर हो सकता है कि सेम पोल का भी हो, डिफरेंट डिफरेंट पोल का पोलैरिटी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। एक पोलैरिटी पॉजिटिव तो अनदर क्या होना चाहिए, नेगेटिव। एक नेगेटिव तो दूसरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो डिफरेंट पोलैरिटी में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, रिपल्सन तो होने का बात ही नहीं है। यहाँ क्या होगा, अट्रैक्शन होगा ना कि रिपल्सन। तो ये प्रॉपर्टीज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में 11, 220 वोल्ट लाइन पर 5 एम्पियर धारा प्रवाहित करने के लिए आवश्यक 176 ओम प्रतिरोध के समांतर में की गई संख्या। तो कितने संख्या यानी कि बोल रहा है ऑप्शन में, क्वेश्चन में बोल रहा है एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, मुझे नहीं पता है कितना रजिस्टर कनेक्ट किया है, ठीक है। मैं मान लेता हूं n रजिस्टर को कनेक्ट किया, ठीक है। तो वही n निकालना है। तो ये वोल्टेज दे दिया आपको 220 वोल्ट, धारा दे दिया है 5 एम्पियर और एक रजिस्टर का वैल्यू क्या दे दिया है, 176 ओम। ओके, अब मुझे बताओ ऐसे कितने रजिस्टर है पूछ रहा है। तो आर इक्विवेलेंट जो निकालते हैं, ठीक है, इन केस ऑफ किसका, समांतर क्रम, तो आर बाई जो होता है एन, ठीक है। ये सारे रजिस्टर जितने भी उसका वैल्यू क्या है, 176 176 176 पूछ रहा है क्वेश्चन में, ऐसे कितने रजिस्टर यानी कितना प्रतिरोध कनेक्ट है, ठीक है। तो वो निकालना है, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है जितना रजिस्टर का वैल्यू दिया हुआ है और कितना नंबर रजिस्टर है वो इक्विवेलेंट निकलता है। अब मुझे बताओ V इक्वल टू क्या होता था, करंट लॉस, ओम्स लॉस है, V इक्वल टू आई इंटू आर। V के जगह में मैंने क्या रख दूंगा 220, I के जगह में मैं क्या रख दूंगा 5, R के जगह में 176, N ही कैलकुलेट करना, तो N निकाल लेंगे। तो यहाँ से N इधर आ जाएगा, तो 5 गुना 176 बटे 220, 5 चौके 20, 20 44, तो 44 गुना 4 करो तो 44 इंटू 4 क्या होता है 617, हाँ, तो 4 टाइम्स में कट जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट। आपको ये ध्यान रखना है जब सारे रेसिस्टेंस क्या हो, बराबर 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 हो, तो बोल रहा है कि ऐसा कितना रेसिस्टर इसमें कनेक्ट है, ठीक है, वो पूछ रहा है। जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो, सारे रेसिस्टर बराबर हो, उसका इंडिविजुअल का रेसिस्टर का वैल्यू कितना है और कितना रेसिस्टर का संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे तो समतुल्य आ जाता है सारे रेसिस्टर का, है ना। इसको यूज करते हुए इसका आंसर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा 4। 12 क्वेश्चन पूछ रहा है एक क्षण चुंबक
की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निम्न तरीकों से नहीं दर्शाया जा सकता है। किस तरीके से नहीं दर्शाया जा सकता है? 12 मिनट के जैसे दिखाया जा सकता है, दिखाया जा सकता है। चुंबकीय कंपास के जैसा भी दिखाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को निम्न तरीके से दिखाया जा सकता है। चुंबकीय कंपास से भी दिखा सकते हैं, लोहे के बुरादा से भी दिखा सकते हैं। बट लकड़ी के कण में क्या नहीं होता है? लकड़ी के कण में मैग्नेटिक नेचर नहीं होता, चुंबकीय गुण नहीं होने के कारण ये चुंबकीय क्षेत्र को नहीं दर्शा सकता है। मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये सब तो दर्शा सकता है, कौन नहीं दर्शा सकता है? तो फोर्थ वाला दर्शा नहीं सकता, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है, इसलिए मैं क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, चुंबकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ठीक है, एक चुंबक में या तो उत्तरी ध्रुव या नहीं और रहता, सही हो जाता। एक चुंबक में या तो उत्तरी ध्रुव या और दक्षिणी ध्रुव हो सकते हैं, तो या है इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये बोल रहा है एक ही हो, या तो उत्तर हो या तो दक्षिण हो, दोनों एक साथ नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है ये, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। चुंबक एक द्विध्रुव है, हाँ चुंबक क्या है? दो ध्रुव है, एक क्या होता है? साउथ पोल, एक नॉर्थ पोल। द्विध्रुव का मतलब डाइपोलर, दो ध्रुव होना चाहिए, तो सही है। जिसमें एक उत्तरी ध्रुव और बोल रहा है यहाँ देखो दक्षिणी ध्रुव, तो ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चुंबक चुंबकीय और विद्युत दोनों क्षेत्र पैदा करते हैं, नहीं, चुंबक खाली चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेंगे, विद्युत नहीं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र के कारण क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, ना कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ओके, ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। चुंबक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर सकता है, चुंबक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो क्या हो जाएगा? चुंबक में करंट फ्लो होने लगेगा, है ना? तो ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो मेरा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन 2। कौन सा विद्युत उपकरण कम तापमान बनाए रखकर भोजन को संरक्षित करने में मदद करता है? अब मुझे बताओ कौन सा ऐसा उपकरण है जो भोजन का तापमान को क्या करता है? कम रखता है। तो माइक्रोवेव क्या करता है? माइक्रोवेव में क्या करते हैं हम लोग? खाना को गर्म करने में यूज करते हैं, है ना? तो ये तो नहीं होगा, ये कम नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक केटल में क्या करते हैं? बॉइल करते हैं, कुछ भी पानी को गर्म करना हो, दूध को गर्म करना तो उसको गर्म करते हैं, उसमें ठंडा का कोई बात नहीं है। रेफ्रिजरेटर ऐसा एक डिवाइस है जो यानी कि क्या करता है? कम तापमान में रखता है ना? तो ये भोजन को कम तापमान में रख सकता है। कौन सा? रेफ्रिजरेटर। टोस्टर क्या करता है? जैसे सैंडविच बनाने के लिए ब्रेड को गर्म करने के लिए टोस्टर का यूज करते हैं, तो ये भी क्या करता है? गर्म करता है, ना कि ठंडा करता है। तो ये भी ऑप्शन में क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 3। अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र दर्पण के सापेक्ष कहाँ स्थित होता है? तो फॉर ए कॉन्केव मिरर वेयर इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर लोकेटेड रिलेटिव टू द मिरर? बोल रहा है कॉन्केव मिरर का बात कर रहा है, यानी कि अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण देखिए ऐसा होता है जिसका बाहरी वाला क्षेत्र क्या होता है? बाहरी वाला सरफेस क्या होता है? नॉन रिफ्लेक्टिंग, यानी कि ये क्या होता है? कलई क्या होता है, और ये क्या होता है? रिफ्लेक्टिंग, है ना? तो अब मुझे बताओ ये सरफेस ऐसे कर्व है, तो इसको हम यदि पूरा एक्सटेंड करें तो इस टाइप से क्या हो सकता है? सर्किल का फॉर्मेशन हो सकता है, हो सकता है। अब बोल रहा है ये क्या है? आपको पता होगा जब मिरर पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, मिरर चैप्टर, दर्पण चैप्टर, तो ये पोल होता है, ये फोकस होता है, और ये क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है सीओसी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या होता था? रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते थे? फोकस दूरी। तो एफ बराबर क्या होता था? रेडियस का आधा होता था। ये रिलेशन भी निकाला जाता है इसका, यानी कि एफ बराबर r/2, इसको क्या करते हैं? डेरिवेटिव भी डिराइव भी करते हैं मिरर में। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने पूछा है अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र, यानी वक्रता केंद्र ये दर्पण के सापेक्ष कहाँ स्थित होता है? दर्पण के सामने होता है। ये दर्पण है, दर्पण के सामने है, ये क्या है? सही है।
इन फ्रंट ऑफ द मिरर, हाँ फ्रंट में है। बोल रहा है बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे नहीं, गलत है। दर्पण के फोकस बिंदु पर सीओसी होगा, नहीं। सीओसी का देखिए यानी आर क्या होगा, उसका डबल दूरी पर होता है, तो उसके दूरी पर नहीं होगा। दर्पण की सतह पर ही हो जाएगा, तो फिर मिरर कैसे फॉर्मेशन होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है। 16, यदि किसी अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से परे किसी वस्तु को रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब होगा। कौन सा दर्पण बोल रहा है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण आप देखे होंगे, ऐसा होता है, अभी मैंने बताया था जस्ट। इसमें क्या होता है, पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको बता दो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी अवतल दर्पण में सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या रख रहे हैं, नहीं, सामने वक्रता केंद्र से परे यानी कि ऑब्जेक्ट को रख रहा है कहाँ पे, इन्फिनिटी, यानी कि इन्फिनिटी और सी के बीच में रख रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ रख रहा है, ठीक है। तो इसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर और फोकस के बीच बनता है। आपको ध्यान होगा कि कौन सा इमेज का ऑब्जेक्ट का पोजीशन और इमेज का पोजीशन कहाँ रखते हैं। तो मैं एक बार बता दूं, जब इन्फिनिटी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को बहुत दूर मिरर से, अवतल के केस में बात कर रहा हूँ अभी मैं, तो इन्फिनिटी में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। अब मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ लेके आया, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या यानी वक्रता केंद्र से के बीच रखूंगा, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सेंटर और फोकस के बीच बनता है। अब सेंटर पे रखता हूं तो उसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर पे ही बनता है। अब मैं सेंटर और फोकस के बीच रखूंगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच। जैसे जैसे इधर आएगा वैसे वैसे इधर दूर जाता रहेगा। ऑब्जेक्ट जहां दूर उसका नजदीक इमेज फॉर्मेशन होता है, और जहां जो ऑब्जेक्ट नजदीक आया उसका इमेज कहाँ जाता है, दूर जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अब देखो, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपका ये केस है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे हैं, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच, तो उसका इमेज कहाँ बनता है, सेंटर और फोकस के बीच बनता है। ये सब एक्सपेरिमेंटली है, तो आपको ये चीजें क्या करना होगा, समझ के रखना होगा कि ये यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। तो ऑब्जेक्ट में ये ले लूँ, सपोज ये ए बी ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज क्या बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। इमेज देखिए ऊपर की साइड में जा रहा है, और सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, अपवर्ड, ऊपर की दिशा में है प्रिंसिपल एक्सिस से, और इमेज किधर बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। तो ये देखिए इसका उल्टा इमेज बन रहा है ना। और ऑब्जेक्ट का हाइट देखिए ये 10 सेंटीमीटर होता है, इससे कम सेंटीमीटर का इमेज बनता है। ये क्या होता है, छोटा इमेज बनता है, उल्टा छोटा, और कहाँ बनता है, सी और एफ के बीच बनता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं, तो आभासी बन रहा है, नहीं आभासी तो बिल्कुल नहीं, आभासी वाला ऑप्शन को हटा देंगे। आभासी कब बनता है, यदि से इधर ही ऑब्जेक्ट है और उसी के पैरेलल में ऑब्जेक्ट बने, भले छोटा बड़ा कुछ भी, उससे मतलब नहीं है, तब आभासी बनता है। उसका रिवर्स में बन रहा है तो उल्टा बन रहा है ना। तो उल्टा वाला मतलब रियल वास्तविक वाला देखेंगे, वास्तविक, और उल्टा बन रहा है, उल्टा मतलब वास्तविक बनेगा, तब जाके उल्टा बनता है ना। ऑब्जेक्ट भी देखो कहाँ है, मिरर के सामने, और इमेज भी कहाँ है, मिरर के सामने, तो वास्तविक इमेज बनता है और उल्टा बन रहा है और छोटा बन रहा है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरा। यहाँ देखिए वास्तविक बोल रहा है, उल्टा बोल रहा है, और बड़ा बोल रहा है, बड़ा नहीं, क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो इसलिए मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला। तो आपको बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि किस किस पोजीशन में मिरर का इमेज कहाँ बनता है। यानी इन्फिनिटी पे रखने पे इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच रखने पे इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे रखने पे इमेज कहाँ बनता है, फोकस और पोल के बीच में रखने पे इमेज कहाँ बनता है। तो ये चीजें मैं क्लास में कराऊंगा जरूर। तो अभी इस क्वेश्चन को करने के लिए ये ऑप्शन हो जाएगा, तो आप समझ गए होंगे आई थिंक। अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अपवर्तनांक जो होता है वो होता है
सी बटे वी। किसी भी चीज का अपवर्तनांक निकालेंगे, सपोज किसी भी मीडियम का अपवर्तनांक निकालेंगे, जिस मीडियम का अपवर्तनांक निकालेंगे, सपोज मैं एयर का, सपोज मैं गिलास का अपवर्तनांक निकालना चाहूँ, तो गिलास यानी कि जो वेलोसिटी होगा लाइट का वो ग्लास के रिस्पेक्ट से लूंगा, ठीक है। और ये जो होता है निर्वात का प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये तो कांस्टेंट टर्म्स है, ठीक है, ये बस रेडी करेगा। माध्यम चेंज करेंगे तो ये इसका चाल क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो ये प्रकाश की चाल किस में, गिलास में, तब यूज करेंगे। ये चाल तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा हमेशा। अब देखते हैं अपवर्तनांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कांच का अपवर्तनांक 1 से कम होता है। कांच का अपवर्तनांक, देखिए कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1.5 होता है, 1 से कम नहीं। पानी का अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होता है। हाँ, पानी का अपवर्तनांक जो होता है 1.33 होता है, 1 से ज्यादा ही होता है, सही बात है। अपवर्तनांक केवल निर्वात में प्रकाश की गति पर निर्भर करता है। निर्वात की प्रकाश की गति की यानी कि इसी पे निर्भर कर रहा है, नहीं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल है उस पर भी निर्भर करता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। किसी दिए गए माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से स्वतंत्र होता है, नहीं। यानी प्रकाश अपवर्तनांक जो है वो लैम्डा पे भी डिपेंड करता है, यानी कि वेवलेंथ में भी डिपेंड करता है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18, यदि जल का अपवर्तनांक 1.3 है, यानी जल का अपवर्तनांक दे दिया, ठीक है, यानी कि n का वैल्यू दे दिया 1.33, तो प्रकाश की गति लगभग क्या हो जाएगी। अब मैं अभी जस्ट इस क्वेश्चन को कराया था, n बराबर क्या होता है, n जल है, तो ये तो c था ही, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 गुना 10⁸, ये तो फिक्स है, बटे अब ये क्या रहेगा, जल की, यानी प्रकाश की चाल जल में निकालने पूछ रहा है, तो प्रकाश की चाल जल में निकाल लेंगे। इसका वैल्यू दे दिया है कितना, ये जल में प्रकाश की चाल बटे 3 गुना 10⁸ बटे n का वैल्यू क्या है 1.33, इसको डेसिमल हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा 10⁻²। अब देखिए ऑप्शन में 10⁸ के रिस्पेक्ट में सारा ऑप्शन है, आप 10⁸ को मत छेड़िए, तो ये क्या हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 133 गुना 10⁸। अब इसको डिवाइड करिए बस, 133 डिवाइड बाई 300 क्या हो जाएगा 266, 2 बार में जाएगा, ये 4 और ये 3.0। अब देखिए फिर ये 2 बार में जाएगा 266, तो 2 4 और ये क्या हो जाएगा 13 में 6 गया, 6 5 11 5 5 2 7 74, ठीक है, फिर 0। अब देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, 2 के ऑप्शन में एक ही है, तो ये टिक करके आगे निकल जाएंगे। आप सॉल्व करिएगा तो 2.66 आ जाएगा, ओके। तो अभी मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जल का यानी कोई अपवर्तनांक निकालना हो, जैसे जल का अपवर्तनांक निकालना है तो प्रकाश की चाल, ठीक है, निर्वात में वो तो फिक्स होता है 3 गुना 10⁸8, और जल का स्पीड यानी कि लाइट का स्पीड किसमें, जल में, वो कैलकुलेट हो जाएगा किसके रिस्पेक्ट में, निर्वात के रिस्पेक्ट में, यानी किसके तुलना में, प्रकाश की चाल निर्वात की तुलना में जल में प्रकाश की चाल निकल आएगा, क्या दिया रहने से, अपवर्तनांक दिया रहने से, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फर्स्ट। यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए तो वोल्टेज स्थिर रहे तो धारा क्या होगा। अब देखिए कोई परिपथ है, इसमें क्या है, सपोज मैंने ये रेजिस्टेंस ले लिया, ये वोल्टेज है, बैटरी के पास क्या रहेगा, वोल्टेज, ठीक है, इसको वोल्टेज है, इसमें क्या फ्लो करेंगे, विद्युत धारा, ये रेसिस्टर है। अब मुझे बताओ ओम्स लॉ पता होगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, करंट का, यानी कि वोल्टेज जो है करंट का क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब मुझे बताओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो V बराबर क्या होता है, I इंटू R आता है, R क्या होता है, प्रतिरोध,
और आई क्या है, विद्युत धारा। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए और वोल्टेज को फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर रहा है, वोल्टेज क्या है, स्थिर है, तो ये कांस्टेंट हो गया आई और आर। तो देखिए यहाँ पे तो आई हो जाएगा के बटे आर, तो आई 1/r लिख सकते हैं, के इसमें चला गया प्रोपोर्शनल में। अब बोल रहा है क्या, यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध बढ़ा दिया जाए, प्रतिरोध बढ़ाएंगे, देखिए क्या है, इनवर्स रिलेशन है, ये बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, घटेगा। ये चीज बढ़ा रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है इसको बढ़ाओ, तो क्या करना होगा, आई को क्या करना होगा, कम करना होगा, तो घटेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 पूछ रहा है किसी दिए गए पदार्थ में एक तार की लंबाई L है, कोई पदार्थ की तार है, उसका लंबाई L है, तो काट का क्षेत्रफल A है और उसका प्रतिरोध 4 ओम है। उसी पदार्थ को एक अन्य तार की लंबाई, ये पदार्थ वही पदार्थ, ये एक केस है, सेकेंड केस में क्या बोल रहा है, वही पदार्थ को L/2 कर दिया, जब बोल रहा है वही करना है, अपने अकॉर्डिंग कुछ नहीं करना है, L/2 कर दिया और उसका प्रतिरोध पूछ रहा है, तो ये R निकालने पूछ रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अब ये देखो एरिया A है तो यहाँ पे A ही लेंगे, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे, क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है बस। ये तो R क्या हो जाएगा, रो L/A होता है, R इसका वैल्यू, फर्स्ट केस में मैं ये लगाऊं तो R का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4, रो तो सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, क्या कि ये भी मेटल वन, ये मेटल और ये मेटल क्या है, एक ही मेटल है, इसी को घिंचा ताना कर रहा है, रो तो सेम हो जाएगा। एल, एल क्या है, एल रख दिया एल, और एरिया की जगह में एरिया, ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड देखे क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन में यूज करो तो आर बराबर क्या होगा, रो, रो तो दोनों का सेम ही रहेगा, एल, एल की जगह में क्या हो जाएगा, L/2, एरिया की जगह में क्या हो जाएगा, एरिया, ये दूसरा है, ये दोनों इक्वेशन का मैं डिवाइड करूं, ये क्या हो जाएगा, 4/r, रो एल कैंसिल हो जाएगा, ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2, 2 दूना 4, तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 ओम, क्लियर है, आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 ओम, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ। त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व सतहों के बीच सामने में कौन क्या कहते हैं, कौन को क्या कहते हैं, देखिए ये प्रिज्म है, प्रिज्म में देखिए बेसिकली ये त्रिभुजा प्रिज्म कैसा भी हो सकता है, यहाँ त्रिभुजाकार का बात कर रहा था, त्रिभुजाकार बता दिया, इसमें क्या कौन, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस फर्स्ट है, परावर्तक सतह ये 2 है, दूसरा है, ये पार्श्व सतहों के बीच बनने वाले कौन, ये पार्श्व सतह है, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये वाला, और ये वाला के बीच का कौन बोल रहा है, इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म कोण, ठीक है, इसको प्रिज्म कोण बोलते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, थर्ड। तो ये और ये परावर्तक सतह के बीच वाला कोण पूछ रहा था, क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म, यानी प्रिज्म का कोण कहलाता है, ठीक है। अब बोल रहा है 22, किसी पदार्थ द्वारा आवेशों के प्रवाह को प्रतिरोध करने की क्षमता को क्या कहते हैं। अब देखिए ये बैटरी है, ये रेसिस्टर है, इसको कनेक्ट कर दिया वायर से, बैटरी क्या देगा, विद्युत धारा, विद्युत धारा इस रेसिस्टर से भी जाएगा, फिर विद्युत धारा बैटरी पे के इंड छोर तक आएगा। अब मुझे बताओ किसी पदार्थ द्वारा आवेशों के प्रवाह, आवेश क्या होता है, आवेश बराबर होता है Q बराबर करंट कितना फ्लो हो रहा है और कितने टाइम पे फ्लो हो रहा है, वो क्या होता है आवेश, यानी धारा कितना फ्लो हो रहा है और कितने टाइम में फ्लो हो रहा है, उन दोनों को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आवेश, ठीक है, Q हो जाएगा। अब मुझे बताओ आवेश के प्रवाह का प्रतिरोध कौन करता है, आवेश, आवेश में क्या आता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा का विरोध कौन करता है, रेसिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध,
प्रतिरोध क्या करता है? धारा का विरोध करता है। ठीक है, अब इस धारा का प्रतिरोध का विरोध करने की क्षमता को किससे मापते हैं? धारा की प्रतिरोध विरोध करने वाले की क्षमता को किससे मापते हैं? प्रतिरोधकता से मापते हैं, प्रतिरोधकता से मापते हैं, यानी कि रेसिस्टिविटी से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं ब्रीफ करूं तो आई यानी कौन सा ऐसा चीज है जो धारा का प्रवाह को विरोध करता है? तो प्रतिरोध क्या करता है? प्रतिरोध करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, है ना? ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट। उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस पे स्थित होता है। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस में क्या स्थित होता है? देखिए, उत्तल दर्पण देखिए, ये है, इसका इंटरनल सरफेस क्या होता है? कलई क्या होता है? ये उत्तल दर्पण है। इसका मुख्य फोकस की स्थिति क्या होगा? दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव तो ये होता है, दर्पण के पीछे, हाँ, फोकस तो इधर ही होगा। दर्पण के आगे वाला पोर्शन ये है, पीछे वाला ये है। ठीक है, पीछे वाला, और ये ऐसा कर्व है तो इसका बचा हुआ पोर्शन ऐसा ही होगा। तो ऐसा होगा तो ये सर्किल का फॉर्म हो रहा है, तो ये सेंटर इधर होगा, और सेंटर से पोल तक का दूरी को क्या बोलते हैं? रेडियस। और रेडियस का ही आधा क्या होता है? फोकस। तो फोकस किधर हो जाएगा? मिरर के पीछे वाले। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सेकंड। ऑप्शन सेकंड आंसर हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, श्रृंखला परिपथ में प्रतिरोध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीरीज के केस में पूछ रहा है, तो सीरीज के केस में देखिए क्या होता है, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। सीरीज के केस में क्या होता है? जितने भी रेसिस्टर दिया हुआ है सर्किट में, सारे को क्या कर देंगे? सम कर देंगे। ठीक है, तो कुल प्रतिरोध सभी व्यक्तिगत प्रतिरोधों के योग के बराबर नहीं। कुल प्रतिरोध किसी भी व्यक्तिगत, हाँ, किसी भी व्यक्तिगत प्रतिरोध से क्या होता है? कम होता है? नहीं। किसी व्यक्तिगत से ये थोड़े ना कम होगा, व्यक्तिगत को ऐड करेंगे तो ज्यादा व्यक्तिगत हो जाएगा। बोल रहा है क्या? कुल प्रतिरोध किसी भी व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम तो नहीं होगा, ज्यादा होगा। कुल प्रतिरोध सभी प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है? नहीं, गुणनफल कहाँ है? कुल प्रतिरोध प्रत्येक प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है? ये भी ऑप्शन नहीं है। अब फर्स्ट वाला पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? कुल प्रतिरोध सभी व्यक्तिगत प्रतिरोध के योग के बराबर होता है। हाँ, सभी के योग के क्या है? बराबर है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। निम्नलिखित में किस पदार्थ का प्रतिरोध कमरे के तापमान पर सबसे कम होता है? अब देखिए, 4 मेटल दे दिया है आपको, एगो इसमें क्या है? एलॉय है। नाइक्रोम क्या है? एलॉय है। ठीक है, अब मुझे बताओ, जो जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा? कम होगा। तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका होगा? नाइक्रोम का होगा। उसके बाद आयरन का होगा, लोहा Fe। उसके बाद रेसिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? इसमें से एल्यूमिनियम का। ठीक है, और सबसे कम किसका होगा? कॉपर का। जिसका रेसिस्टेंस कम उसमें क्या ज्यादा होगा? लीस्ट रेसिस्टेंस ऑफ द रूम टेम्परेचर। उसका रेसिस्टेंस किसका कम हो रहा है? यानी जो अच्छा कंडक्टर होगा उसका रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो अच्छा कंडक्टर कौन है? कॉपर। इसका रेसिस्टेंस क्या वैल्यू क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। किसका हो जाएगा कम? कॉपर का। ठीक है, उसके बाद किसका कम होगा? एल्यूमिनियम का। उसके बाद आयरन का, और सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस किसका होगा? निकेल का। ठीक है, जितना अच्छा कंडक्टर उतना कम, जितना अच्छा लोहा उतना कम क्या होगा? जितना अच्छा मेटल, जितना अच्छा तार, उसका कंडक्टर उतना कम होता है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथन के संबंध में गलत है? एक क्षण चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के निम्न सूत्र का उपयोग करके खींचा जा सकता है। कथन के संबंध में गलत है, गलत पूछा है, तो इसको पहले मार्क करेंगे, माइंड में ये लेके चलना है। ऐसा नहीं लोहे के बुरादे में होता मार के निकल लिए, नहीं, ऐसा तो होता है, तो ये आंसर नहीं है, ये सही है बट आंसर नहीं है। एक चुंबकीय कंपास, हाँ सही है, चुंबकीय कंपास से भी क्या होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा बन सकता है, बट ये आंसर नहीं है। लकड़ी के कण से नहीं बन सकता, क्यों? क्योंकि इसमें धात्विक गुण नहीं होते हैं, ठीक है। धात्विक गुण नहीं होने के कारण क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा। ये गलत है बट ये आंसर है। एक और क्षण चुंबक, हाँ इससे हो जाएगा, मैग्नेटिक क्षेत्र रेखा पैदा हो जाएगा, बट ये आंसर नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा आंसर? थर्ड, ठीक है। 27 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी का प्रायोगिक रूप से कैसे निर्धारित किया जा सकता है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी को प्रायोगिक रूप से कैसे निर्धारित किया जा सकता है? देखिए बोल रहा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण ले लिया मैं, ये पोल होता है, ये फोकस होता है। अब इसका फोकस दूरी कैसे माप सकते हैं? देखिए परावर्तन कोण माप के, सपोज जैसे ये है, जैसे यहाँ पे पोल पे लाइट रे आया, तो ये इंसिडेंट रे से जो बनाता है ये अपवर्तन कोण, ये परावर्तन कोण आर, तो आर को माप के हम इसका डिसाइड करेंगे? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं। दर्पण का व्यास मापेंगे, दर्पण का व्यास देखिए, यानी दर्पण का ये पूरा डायमीटर मापेंगे, मेजर द डायमीटर ऑफ द मिरर, नहीं। दर्पण उससे बने दूर स्थित वस्तु के मेजर द डायमीटर ऑफ द मिरर, दर्पण का व्यास, आप ये सेकंड ऑप्शन को समझते हैं। देखिए ये क्या है, ये आप हमको 2D में दिखा रहे हैं, बट बेसिकली ये है क्या, 3D। 3D मतलब स्पेयर है, ठीक है। अब स्पेयर के केस में D बराबर तो होता है 2R, ठीक है, होता है कि नहीं होता है? अब अच्छा बताइए, R जो होता है, F का क्या होता है? F का क्या होता है? R जो है F का 2 टाइम्स होता है, F का 2 टाइम्स होता है R, ठीक है। तो अब बोलता है व्यास को माप लेने से, व्यास माप लेंगे, आर को माप लेने से दर्पण का यानी कि ये निकल आएगा? नहीं, ये तो 2D में कैलकुलेट है ये चीज, ठीक है, और ये चीज क्या है, 3D का बात कर रहा था, ऐसा तो नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दर्पण और उससे बने दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी, दर्पण और उससे बने दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी को माप के हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। किसको? फोकस को, है ना। जैसे हम कोई दूर का वस्तु यानी कि फोकस यानी कि इन्फिनिटी में हम ऑब्जेक्ट को रखे हैं, उसका प्रतिबिंब कहाँ माप बनता है, आपको पता है कहाँ बनेगा? फोकस पे। तो हम लोग ध्रुव से लेके जितना जितना माप लेंगे यानी कि दूरी को, जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, फोकस दूरी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मेरा कहीं ना कहीं सुटेबल है, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी मापेंगे, बोल रहा है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी मापेंगे, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी मापे, नहीं, इससे हम लोग को डिसाइड नहीं हो जाएगा कि एग्जैक्ट में फोकस कहाँ होना चाहिए, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हम लोग का ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन थर्ड। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली विद्युत शक्ति की इकाई क्या होता है? जैसे हम लोग विद्युत यूज करते हैं घरेलू उपयोग के लिए, तो उसको हम लोग को क्या देना रहता है, बिल देना रहता है, तो ठीक है, तो बिल देना रहता है, तो उसको किलोवाट घंटे के हिसाब से हम लोग उसको बिल देते हैं, ठीक है। इसलिए घरेलू ऊर्जा जो खपत करते हैं उसको मापने के लिए अक्सर क्या यूज करते हैं, किलोवाट घंटा से ही यूज करते हैं, ठीक है। आमीटर से क्या यूज करते हैं, करंट यूज करते हैं, ये गलत हो जाएगा। जूल से यूज क्या करते हैं, एनर्जी यानी कि ऊर्जा, ये भी गलत हो जाएगा। और वाट से क्या यूज करते हैं, पावर, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा से हम लोग मल्टीप्लाई करके जितना भी यूनिट आता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या देते हैं, बिल पे करते हैं, किसको, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट को, यानी कि हाँ यानी पावर डिपार्टमेंट को।
पावर सप्लाई डिपार्टमेंट को हम लोग बिल देते हैं। यदि किसी चालक को प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए, चालक के प्रतिरोध आर को डबल कर दे, ठीक है, जबकि धारा समान रखेंगे, धारा क्या है, समान रहे, तो प्रति इकाई समय पे उत्पन्न उष्मा, धारा समान, तो उष्मा उष्मा क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। तो आई देखिए, आई तो आई ही है, तो आई स्क्वायर, आर में क्या हो जाएगा 2r, और टी के जगह में तो टी ही है, तो क्या हो जाएगा 2i स्क्वायर आर टी। तो एच डैश क्या हो जाएगा, सपोज ये एच डैश ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स एच हो जाएगा, यानी कि यह आधा हो जाएगा, नहीं, जब करंट को डबल यानी रेसिस्टेंस को डबल करेंगे तो वो डबल हो जाएगा किसका, उष्मा का, ठीक है। तो ये 4 गुना नहीं, ये वैसा ही रहेगा, नहीं कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये 4 गुना भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, हीटिंग इफेक्टिव क्वेश्चन है, H बराबर क्या होता है आई स्क्वायर आर टी, तो आर डबल हो रहा है, तो क्या हो रहा है, हीट यानी कि उष्मा भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, अवतल दर्पण देखिए, ये है अवतल दर्पण, सपोज ये फोकस है और ये सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे रखते हैं, वक्रता केंद्र पे रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र में ही। ये आपका जो इमेज फॉर्मेशन का रे डायग्राम से जो हम लोग को जानकारी प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को अवतल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र पे रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पे ही बनता है, और कैसा बनता है, उल्टा बनता है। तो ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर फर्स्ट। ओके, आई होप आपको चीजें क्लियर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।